हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश का सेकेंड लैंग्वेज का आपका जो पेपर हुआ था 2018 में 12th वालों का, उस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या है, किस प्रकार से आपका पेपर आया था, है ना। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि हमारी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो क्या किया है कि स्टडी को ही छोड़ दिया है ना। मैं देख रहा हूँ। अब आपको क्या है कि दिमाग में से डाउट्स ये हटाना है, आपकी एग्ज़ाम डेफिनेटली होगी। आपको आपकी स्टडी जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, बिना भय के, बिना डाउट्स के आपकी एग्ज़ाम होगी, प्रॉपर तरीके से होगी। तो आप, है ना, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश के साथ, जो भी आपके हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, सभी को आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि आपको जो है एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम देना है और प्रॉपर तरीके से देना है। ठीक है, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को, है ना, लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो वो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वो कमेंट कर रहे हैं, जो वो लाइक कर रहे हैं, उसके लिए वेरी वेरी आई एम थैंकफुल टू दैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में क्या आया है, सेक्शन ए में आपको एक अनसन पैसेज आया है। अनसन पैसेज जो नेशनलिज्म के ऊपर आया है। ठीक है, अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो नेशनलिज्म वाला अनसन पैसेज है, ये आपके अभी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुई ना, उस प्री बोर्ड एग्ज़ाम में मैं करवा चुका हूँ। पूरी तरह मैंने नेशनलिज्म का जो आपका अनसन पैसेज है इसको अच्छे से करवा दिया है। ठीक है, और आपने भी इसको समझ लिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसके आंसर बताने वाला हूँ कि नेशनलिज्म के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, है ना, इसको मैं समझा चुका हूँ। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को, है ना, प्री बोर्ड एग्ज़ाम सॉल्यूशन जो 2021 का मैंने 12th क्लास का डाला, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको नेशनलिज्म के बारे में पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। तो हम इसके, है ना, क्वेश्चन के आंसर ही करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि नेशनलिज्म इज ए सिंबल ऑफ, नेशनलिज्म एक सिंबल है, एक प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है, ग्रोथ का। ठीक है, यानी कि विकास का। कल्चर इज एसेंशियली गुड बट बिकम स्टैटिक। ओके, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू इकोनॉमिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी है द वर्ड स्टार्व। स्टार्व जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है पैसेज में से, तो उसका अर्थ होता है टू डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना। अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज ए फिनोमेनन। कौन सा फिनोमेनन है, ये क्यूरियस फिनोमेनन है, यानी कि बड़ा ही रोचक है। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन जो एक नाउन है उसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, तो वो कंक्लूड होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी आपका, इट इज फुली टू टॉक ऑफ कल्चर वैन ह्यूमन बींग्स स्टार एंड डाई। ठीक है, कल्चर के बारे में बात करना तब मूर्खतापूर्ण होता है जब लोग भूख से मर रहे होते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट इज टॉलरेंस। ठीक है, क्वेश्चन एफ आता है आपका, है ना, आई आता है, सॉरी, आई और जे, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। मैं बता भी दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, देख लेते हैं। व्हेन डज ए सोसाइटी बिकम स्टैटिक, एक सोसाइटी कब स्टैटिक बन जाती है। ठीक है, स्टैटिक का अर्थ होता है उसमें ठहराव कब आ जाता है। तो एक सोसाइटी कब स्टैटिक बन जाती है, जब वहाँ गलत नज़रिए से उसको देखा जाता है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाता है। तो उसका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ से देख लीजिएगा, बिकम्स वैन, है ना, यहाँ से लिखेंगे वैन कल्चर, क्या लिखेंगे, वैन कल्चर, ध्यान से सुनिएगा, वैन कल्चर लुक्स एट फ्रॉम ए रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब सभ्यता को एक गलत नज़रिए से देखा जाता है तो फिर क्या होता है, समाज में, सोसाइटी में स्टैटिक ठहराव आ जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम कि वैन कल्चर लुक्स एट फ्रॉम ए रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ तक लिखेंगे। सिर्फ आपको इसमें कल्चर लिखना और लुक्ड जो सेकंड फॉर्म है इसको आपको फर्स्ट फॉर्म करके इसमें एस लगाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका जे वाला। इस जे वाले क्वेश्चन में लिखा था, उसने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हेन इज इट फुली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड। नेहरू जी के अनुसार कब कल्चर और गॉड के बारे में बात करना मूर्खतापूर्ण होता है, तो कब होता है, जब लोग जो है भूख से मर रहे होते हैं, उस समय भगवान और कल्चर के बारे में बात करना मूर्खतापूर्ण होता है। तो इसका आंसर भी लास्ट लाइन में लिखा है पैराग्राफ की। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, सॉरी, क्या है, इट इज़ फुली टू टॉक ऑफ कल्चर और इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई।
ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर पैसेज फर्स्ट। ठीक है, इसको यदि और अच्छे से समझना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं 12th वालों के लिए, बहुत सारे रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन कर चुका हूँ और बहुत सारे जो है ऐसे वगैरह डाल चुका हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को जो अभी नए हैं, जो अभी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या होगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ये पूरा का पूरा पेपर ही आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड आता है आपको। क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, आपको ये पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन से दिए हैं, उनकी आपको आंसर देना। मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि जो पैसेज है आपका किस बारे में है, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो जापान जो है हार गया था बुरी तरह, उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, यानी कि ख़त्म हो चुकी थी। अब 1952 तक वहाँ पर कुछ अमेरिकन, है ना, मित्रवत राष्ट्र थे अमेरिका, तो कुछ अमेरिकन्स जो है उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, और वे आश्वस्त थे कि अब जो है जापान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि साउथ ईस्ट एशिया में उनको एक जो है मित्र राष्ट्र की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जापानीज़ को, साउथ ईस्ट एशिया, जापान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो जापानीज़ को थोड़ा सा इनकरेज करना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो रिकवर होने लगी। ठीक है, कब से, 1950 से लेकर 1953 तक। अब 1953 में क्या होता है कि प्रोडक्शन हैड रीच्ड ए हाई लेवल, अमेरिकन ऑक्यूपाइंग फोर्स वेयर ऑलमोस्ट विड्रन इन अप्रैल 1952। क्या होता है कि जैसे ही अमेरिका वाले थोड़े से इनकरेज करते हैं जापानीज़ को, तो जो जापानीज़ लोग हैं वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उनके अंदर बड़ा ही आत्मविश्वास आ जाता है, और वो क्या करते हैं कि जो है अमेरिका वालों का साथ देने लगते हैं, और अमेरिका वाले, उनको ज़रूरत थी एक मित्र राष्ट्र की, है ना, तो वो भी उनका साथ देने लगते हैं, तो थोड़ा सा जापान की जो है स्थिति सुधरने लगती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो जापान था, जापान में रिकवरी शुरू होती है और अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा तरीके से हेल्प करने लग जाता है, और उस अमेरिका के बाज़ार में जापानी सामानों को अलाउ कर लेता है। ठीक है, और धीरे धीरे जापान की जो इकोनॉमी है वो सुधर जाती है। अब कोरिया का जो वार होता है ना, कोरिया युद्ध जो होता है, उसमें जो जापान में बने हुए मिलिट्री इक्विपमेंट जो थे उनकी बहुत मांग हो जाती है। इस कारण से जापान फिर से डबल ग्रोथ करने लग जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जापानीज लोग मतलब बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपने राष्ट्र को फिर से खड़ा कर लेते हैं। तो अमेरिका वालों ने किस तरह से जापान की मदद की, किस परिस्थिति में जापान ने जो है ग्रोथ की, इन सारी चीज़ों के ऊपर से ये पैसेज है। तो आपको क्या करना है, इसका जो है उसने कहा है कि आपको मेक नोट्स इन पॉइंट, है ना। क्वेश्चन क्या है पहला, कि मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन व्हेन नेसेसरी एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल आल्सो। तो अब हम टाइटल यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइटल हम लिखेंगे कि जापानीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जापान की जो इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आई उसके बारे में टाइटल लिखेंगे। नोट्स मैंने आपको बना के दिए हैं अलग से, एक मैंने पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ अभी, और समरी भी मैंने उसमें लिखी। तो मैंने टाइटल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ टाइटल आपको क्या लिखना है, जापानीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब देख लीजिएगा उसके नोट्स किस प्रकार बनाने हैं आपको, देख लिए, है ना। नोट्स कैसे बनाएंगे हम, अभी हम वापस चलते हैं, और वापस चलने के बाद में हम देखते हैं ये वाला है ना। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2018 मेक नोट्स एंड समरी। तो इसमें आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट्स मैंने बनाए स्टेप बाय स्टेप। एक जो है हेडिंग लिखी है, उसके बाद में 3 सब हेडिंग लिखी है, फिर दूसरी हेडिंग लिखी, फिर 3 सब हेडिंग लिखी, फिर तीसरी हेडिंग लिखी है और 3 सब हेडिंग लिखी, इसके बाद में मैंने समरी लिखी है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करके ये अच्छे से करना है इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक्सट्रैक्ट है या पैसेज है, इसमें से आपको नोट मेकिंग समरी जरूर आएगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने, है ना, पेपर के ऊपर। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन सेकंड मैंने करवा दिया है, तो वापस पेपर के ऊपर चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब सेक्शन बी में क्या आया है, देख लीजिए। सेक्शन बी में थर्ड क्वेश्चन आया है कि यूर फादर has been transferred to another city, you want to sell certain household goods, design an attractive and suitable advertisement to be published in local newspaper। आपके पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, तो आपको कुछ घरेलू सामान बेचना है, तो आपको एक अट्रैक्टिव और सूटेबल एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे नोटिस, सारी रिपोर्ट से करवा चुका हूं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर फटाफट सर्च करना है कि भैया कहां पर है ना जो ये एडवर्टाइजमेंट लिखा है, कहां पर नोटिस लिखा है। तो आप जाएंगे वहां पर मेरे चैनल पर आपको आसानी से एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में अभी परसों के दिन वीडियो अपलोड किया है मैंने,
से नो टू पॉलीथीन बैग्स के ऊपर, ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट में क्या लिखना है कि यू आर कमल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी, राइट ए रिपोर्ट इज नॉट मोर देन 125 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन मैगजीन यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल। आपको एक डिटेल का इस्तेमाल करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आप पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल को ना कहेंगे, कभी भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट अभी परसों के दिन अपलोड की है, प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 भी मैं करवा चुका हूँ। यू आर अविनाश सिन्हा रिसाइडिंग एट 4/36 महल कॉलोनी शिवपुरी, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटी इन माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं कि आपके एरिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं की कमी है ना, कोई भी साधन नहीं है। इसके बारे में भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर जाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 से भी मैं करवा चुका हूँ इसके अथवा वाला कि यू आर भरत सिंह रिसाइडिंग 192 द्वारका कॉलोनी भिंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हरीश कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आप है ना, भरत सिंह है, आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं हरीश को और उसे बधाई दे रहे हैं कि उसने हाई सेकेंडरी एग्जाम में बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये भी मैं करवा चुका हूँ, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, सेक्शन बी में 7 है और 7 में आपको एक ऐसे करना है साइंस का, और साइंस का बड़ा ही अच्छा ऐसे मैंने अपने जो है चैनल पे अपलोड किया है, बहुत मेहनत की है मैंने उस ऐसे को तैयार करने में, आप जरूर देखिएगा। पूरी आउटलाइंस पूरे कोटेशन के साथ में मैंने ऐसे डाला है, प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। ये हो गया आपका सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में ग्रामर है। अब ग्रामर को भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर आएगा इन। वर्क हार्ड लेस्ट यू, शुड आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, शुड ही आता है। राम प्रिफेयर्स मिल्क, ठीक है, टू टी, ओके। जब भी प्रिफेयर मिल्क और टी को करना होता है टू लगाते हैं। मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। आई हैव फ्रेंड्स मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। मच और मेनी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपको मच लगाना है और काउंटेबल नाउन के साथ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आपको मेनी लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपके 5 सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड। आप इसमें भी आपको 5 करने हैं, तो क्या क्या है देख लीजिएगा। पहला है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है, उसको आपको रीअरेंज करना है। तो हम कैसे रीअरेंज करेंगे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये रीअरेंज करके हम सेंटेंस बना लेंगे। अगला है सेकंड सेंटेंस, ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। क्या लिखेंगे, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। थर्ड क्वेश्चन है, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। इसमें आपको सो दैट का यूज़ करना है। अभी मैंने सो दैट वाला वीडियो डाला है ना, तो कैसे यूज़ करेंगे, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच, ठीक है। इतना लिखना, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच, बस इतना सा करना है इसको। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस 4 है। सेंटेंस 4 में क्या पूछा उसने, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना। अब इसमें क्या करना है, इफ़ को हटा के आपको अनलेस लिखना है, तो हम अनलेस तो लिख देंगे, ठीक है। इफ़ को हटाया हमने, अनलेस लिखा, तो अनलेस का अर्थ ही होता है कि इफ़ प्लस नॉट है, यानी कि इफ़ और डू नॉट दोनों हट जाएगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल फेल। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगला सेंटेंस देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। इसमें आपको निदर नॉर का प्रयोग करना। निदर नॉर का प्रयोग जब हम करते हैं तो दोनों जगह डज नॉट हमको मिलता है, और तभी हमको कहा जाता है कि निदर नॉर का प्रयोग कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों डज नॉट को हटा देंगे, सी है ना, और सीता के लिए सी आया है तो इसको भी हटा देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, एक डज नॉट के स्थान पर हम नाइदर लिखेंगे, एक डज नॉट के स्थान पर हम नॉर लिखेंगे, तो सेंटेंस बन गया हमारा, सीता, ध्यान से देखिएगा, सीता निदर, है ना, निदर लिखा हमने, और एक गुण बता दिया उसका हमने, सिंग। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप गलती करते हैं, ये डज नॉट हटाया और निदर लगाया, तो आपको सिंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला हमने लिखा सीता निदर सिंग से नॉर लिखा, और दूसरा गुण लिख दिया क्या, डांस। अब इस डांस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों जगह हमने डज नॉट हटाया और वर्ब में एस लगा, इसका विषय ध्यान रखिए, यहाँ पर आप गलती करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मिस्टर गुप्ता टीच से हिंदी। इसको बनाना आपको चेंज द वॉइस। अब सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो क्या लिख देंगे, हिंदी, ठीक है। हिंदी के बाद में हम क्या लिखेंगे, हिंदी इज टॉट, ठीक है, बाय मिस्टर गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगला है एक नरेशन का वाक्य है, ही सेज ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब बहुत ही ईजी है, इसमें चेंज द नरेशन करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको भैया, सिर्फ दैट लगाना है और इन्वर्टेड कामा हटाना है। तो क्या लिखेंगे, ही सेज
और ही सेज के बाद में हम क्या लिख देंगे, ही सेज दैट, ठीक है। और दूसरा वाला वाक्य कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है, यहाँ भी थर्ड पर्सन आया, इसमें भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, पर्सन चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट लगा के इन्वर्टेड कामा हटाना, ये आपका सिंपल सा बन गया। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन डी में क्या आता है? सेक्शन डी में देख लीजिएगा, मैं अभी है ना सेक्शन डी वाले ही 12th वालों को एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ, सारी पोइम्स के सारे एक्सट्रैक्ट को मैं सॉल्व करूँ, बड़े बड़े है ना 10-10 क्वेश्चन एक एक एक्सट्रैक्ट में से करवा रहा हूँ। यहाँ पर भी ऐसे 3 क्वेश्चन आए हैं, मैंने तो 10 क्वेश्चन करवा दिए। तो पढ़ लेते हैं पहला वाला ना एक्सट्रैक्ट क्या है कि आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आपको ये फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे वंडरफुल एयर इज ओवर मी, ठीक है, ये हवा मेरे है ना ऊपर है, ये अद्भुत हवा मेरे ऊपर बह रही है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, ये अद्भुत हवा वृक्षों को हिला डुला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्ल्स द मिल, से यह पानी के ऊपर भी चलती है और पवन चक्कियों को घुमाती है। एंड टाक इट सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और अपना आपसे पहाड़ की चोटी पर भी बात करती है। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट का अर्थ बता दिया। अब इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम, बॉटम का अर्थ होता है बिल्कुल तली में, है ना, नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर का। उसका अपोजिट क्या होता है? टॉप होता है। द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री इज मी, राइम का अर्थ होता है कि समान ध्वनि पर खत्म होना चाहिए शब्द, जैसे ट्री मी, है ना, इस प्रकार से। गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, इस पोएम का नाम बताना है। तो सब सिंपली बात है, वंडरफुल वर्ल्ड इस पोएम का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आया है बी वाला। बी वाला जो है आपका लेसन 16 है ना, इंग्लिश लैंग्वेज वाला, उसमें से एक्सट्रैक्ट पूछा है कि सम पीपल से दैट यू आर डियर, कुछ लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही डियर हो। ये डियर इज़ फार फ्रॉम चीप, लेकिन डियर का अर्थ तो होता है कि वो चीप से दूर है। डियर का अर्थ एक महंगा भी होता है, चीप यानी सस्ता होता है। येट ए जंपर हैज़ टू लीप, एक जंपर का काम होता है कूदना। इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्वियर एंड प्रे हु इज़ टू ब्लेम फॉर डिफरेंट मीनिंग टू सम वर्ड्स प्रोनाउंस एंड स्पेल्ड द सेम। यह बहुत ही अजीब है, बहुत ही अनोखा है कि बहुत सारे शब्दों के स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके लिए किसको दोष दिया जाए, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, क्या है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, डियर का अपोजिट क्या होता है? तो चीप होता है भैया। डियर यानी प्रिय भी नहीं होता, डियर यानी महंगा भी होता है, चीप यानी सस्ता होता है। द वर्ड जंपर हैज़ 2 मीनिंग, जंपर के 2 अर्थ हैं, एक तो कूदने वाला और एक पजामा होता है। तो इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप्स, एक मीनिंग तो हो गया कूदने वाला। दूसरा क्या है? तो दूसरा है ए वुमन्स लूज आउटर गारमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन सी वाला पूछा इसमें कि नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, आपको इस पोएम का नाम बताना भैया, इंग्लिश लैंग्वेज पोएम का नाम है, हमने बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 11 में आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन करना है। ये आपके ना वर्कबुक में से पूछा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से पूछे 4 क्वेश्चन, 4 में से आपको 2 करना है। आई होप ये आपको पता ही होंगे, मैंने बहुत सारे लेसन के हिंदी सॉल्यूशन आपको बताएं, क्वेश्चन का आंसर भी बताएं, तो आप इजीली कर लेंगे, है ना, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 12 में भी आपको क्या है 7 करने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में से आए हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्वेश्चन 13 है, 4 अंक में करना है आपको। एनी वन ऑफ द 2 डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, या फिर है ना डक्स फेयरवेल बताना है, या फिर अथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, ये जस्टिफाई करना है आपको। और क्वेश्चन 14 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है इनमें से, है ना, ये वर्कबुक में से पूछे आपके 2 नंबर के। और क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन, एक 4 अंक का है, जिसमें आपको क्या करना है कि समराइज़ करना, किसी भी पोइम को आपको समरी पूछ सकता है, या कुछ दूसरे है ना बड़े क्वेश्चन के आंसर पूछ सकता है। इस प्रकार से आपका पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बहुत इजी आता है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी तरीके से आप समझिए, क्योंकि ऑलवेज मेक इट ईजी, हमेशा हर चीज़ को है ना सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से, आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और सभी के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं 2020-2019 के पेपर का सॉल्यूशन पहले डाल चुका हूँ, और आज मैंने 2018 के पेपर का सॉल्यूशन डाला है। अगले वीडियो में यदि आपका प्यार मिला तो मैं है ना मेरे को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, थोड़ा मैं मोटिवेट होऊंगा, अपने आप को मोटिवेट करूंगा, तो मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा 2017, 2016, 2015 भी। लेकिन यदि आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मेरे को इनकरेज, तो मैं यहीं से है ना अपने आप को जो है नहीं समझा पाऊंगा कि मेरे को और वीडियो बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।